हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। तो इन्वर्स ट्रिगो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इन्वर्स ट्रिगो चैप्टर है वो हमारे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं आता है। 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, लेकिन फिर भी इसको करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये जो चैप्टर है लाइक ट्रिगो, जैसे 11th में ट्रिगो होता था, ट्रिगो पढ़ना इंपॉर्टेंट था। ऑल्दो ट्रिगो की तो वेटेज भी ज़्यादा होती थी, लेकिन फिर भी वो क्या होता था, सारे चैप्टर्स में आ जाता था ना, कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री हमारी अप्लाई होती थी। द सिमिलर वे इन्वर्स ट्रिगो भी कैलकुलस में ट्रिगो भी बहुत यूज़ होता है और इन्वर्स ट्रिगो भी बहुत यूज़ होता है। तो अगर आपने इन्वर्स ट्रिगो नहीं पढ़ा तो कैलकुलस वगैरह में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आप क्वेश्चंस में अटक जाओगे। तो यहाँ पे जो इन्वर्स ट्रिगो चैप्टर है ये अपने लिए तो पढ़ना ही है हमको, मतलब उसकी जो वेटेज है, क्योंकि ईच एंड एवरी मार्क्स इज इम्पॉर्टेंट ना, अपने लिए तो पढ़ना ही है, बट और दूसरे चैप्टर्स में भी ये अप्लाई होता है, इसलिए वहाँ पे भी हमको उसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट थिंग कि इन्वर्स ट्रिगो क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो दूसरे चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं, इसलिए इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो चैप्टर एनसीईआरटी में दिया है आपको, बहुत ही कम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। तो आपको उसको रेफरेंस बुक से बहुत ज़्यादा आपको उसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, किसी भी रेफरेंस बुक को आप उठाना और उसमें से इसको अच्छे से करना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आर.डी. शर्मा में इसके, और वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्वर्स ट्रिगो स्टार्ट करने से पहले आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की आइडेंटिटीज़ थी, वो सारी की सारी आइडेंटिटीज़ आप एक बार रिवाइज कर लेना। आप आइडेंटिटीज रिवाइज करोगे तब आप इन्वर्स ट्रिगो स्टार्ट करोगे, तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कर पाओगे। तो मैं हूं श्वेता अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम क्लास 12 चैप्टर 2। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है ना नाम से कि इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उन्हीं के ही इन्वर्स होते हैं। क्या इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए? तो देखेंगे हम, क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाने के लिए। तो अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे तभी इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है कौन कौन से पता ही है आप लोगों को? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स। तो दीज ऑल आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इन्वर्टेबल बनाने के लिए आपका जो चैप्टर 1 था क्लास 12 का, उसमें बताया गया था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी हो सकता है जब वो 1-1 एंड ऑन टू हो, मीन्स बाइजेक्टिव हो। तो ये 1-1 ऑन टू क्या चीज़ें हैं? अगर आपने चैप्टर 1 नहीं करा है तो मैं शॉर्ट में एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू f(x). तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कोई भी फंक्शन है वो मतलब हर एक रिलेशन को आप फंक्शन नहीं बोल सकते। तो फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि लेट अस सपोज यू हैव टू लाइक दिस इज योर डोमेन x एंड दिस इज योर रेंज y। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे आपके कोई एलिमेंट्स a, b, c, d हैं। तो आपका कोई प्री इमेज, मतलब दो आपके, जो आपको पता है प्री इमेज क्या होता है, जैसे ये दिस इज अ इमेज एंड दिस इज अ प्री इमेज। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो सो ये डोमेन है, ये रेंज है। तो इसको डोमेन भी बोल सकते हैं, प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इनकी मैपिंग करते हैं और मैं इस तरह से बोलती हूँ कि a जो है a इज रिलेटेड टू 1 इज रिलेटेड टू a एंड 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू b, तो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन हो सकता है? आप लोगों ने फंक्शन के डेफिनेशंस में पढ़ा था, no two images have the same pre-image. Okay, no two images have the same pre-images means जो फर्स्ट आपका ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीटेड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो यहाँ पे तो ये फंक्शन ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि क्या रिलेशन फंक्शन होती है, कि फर्स्ट वाला 2 से मैप नहीं हो सकता। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं 1-1 की। लेट अस सपोज ये मैंने 2 ले लिए एग्जाम्पल, अगेन 1, 2, 3, 4 A, B, C, D। तो देख रहे हो मैं 1 को 1 से मैप कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो हर एक इमेज, हर एक प्री इमेज का, हर एक डोमेन का एक ही रेंज है। ठीक है, एक से ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, 1 2 से तो कर ही नहीं सकता और 2 1 से भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 1 और 1 ही रिलेटेड है। तो जब 1-1 होता है तो हम बस सिंपल इसे ही 1-1 बोल देते हैं। तो बहुत सिंपल सा है ये, दिस इज कॉल्ड द 1-1 फंक्शन।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ दे रखा है मैनी वन। तो आपका यहाँ पे भी थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 दे रखा है, A B C D E F दे रखा है। तो लेट अस सपोज ये है 1 जो है वो A से रिलेटेड है, ठीक है, और 2 भी A से रिलेटेड है। ये ऐसे है आपके पास, इस तरह से है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो 1 है वो भी A से रिलेटेड है, 2 जो है वो भी A से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है। तो देखना जरा, इसमें हमारे पास और हमने और आगे की आप ऑर्डर पेयर लिख सकते हो। तो देखो आप इस रिलेशन के अंदर में आपका क्या है, मैनी वन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द मैनी वन रिलेशन, और वी कैन से मैनी वन फंक्शन ऑल्सो। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ऑन टू में क्या है, जैसे ये वाला है, यहाँ पे आपकी देखो इसमें ना आपका, अगर हम बात करते हैं कोडोमेन की, तो कोडोमेन्स क्या होंगे, A B C D E और F, ये आपके कोडोमेन होंगे। मतलब ये जो आपका पूरा का पूरा जो Y है, इसके सारे एलिमेंट्स, होल सेट Y जो होगा वो आपका कोडोमेन होगा। लेकिन अगर हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या होने वाली है, यहाँ पे रेंज होने वाली है A B C एंड D। तो ये रेंज होगी। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आपके 2 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका कोई भी प्री इमेज नहीं था, ठीक है। तो जो ऑन टू होता है ना, ऑन टू के अंदर जो सेकंड आपका होता है, मतलब रेंज जो होती है, उसमें कोई भी आपका एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो दिस इज कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन। मतलब ये वाला भी एक ऑन टू था, क्योंकि इसमें सारे के सारे रिलेट करें, 1 1 एंड ऑन टू बोथ हैं। तो अगर हम बात करते हैं, अगर इसी को मैं इस तरह से लिख देती हूँ, डी तक है ना सिर्फ, हाँ, तो 1 भी A से रिलेटेड था, 2 भी A से, ये 3 4, तो ये वाला ऑन टू बन गया। तो आप ऑन टू समझ गए ना। ऑन टू में कोई भी आपका जो आपका रेंज है, उसमें मतलब रेंज एंड कोडोमेन शुड बी सेम। यहाँ पे जो रेंज है दैट इज क्या होती है, यहाँ पे जब अगर नॉर्मली जो रेंज होती है, ये एक सबसेट होती है किसका, कोडोमेन का। लेकिन अगर हम ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू के केस में रेंज एंड कोडोमेन शुड बी सेम, ठीक है। तो अगर कोडोमेन और रेंज एक ही है, मतलब रेंज भी ABCD है और कोडोमेन भी ABCD है, इन दैट केस तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेबल फंक्शंस की। तो जो इन्वर्टेबल फंक्शंस होते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शंस आपके 1 1 एंड ऑन टू होते हैं। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ही वो इन्वर्टेबल होगा। तो ध्यान रखना, इन्वर्टेबल फंक्शंस हमारे कौन से होते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शंस क्या होने चाहिए, 1 1 भी होने चाहिए एंड ऑन टू। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 एंड ऑन टू हैं या नहीं है, और नहीं है तो फिर हम उनके इन्वर्स कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो वो सारी बातें हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए sin x का ग्राफ ड्रॉ किया है। sin x के ग्राफ से हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो हैं वो इन्वर्टेबल हैं या नहीं है। कैसे कि आपको पता है कि इन्वर्टेबल के लिए 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है, मीन्स बाइजेक्टिव, इसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो चेक करेंगे, क्योंकि 1 1 के लिए मैंने अभी आपको समझाया कि आपके ईच एंड एवरी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट 1 1 होने चाहिए, मतलब एक से ही रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैनी वन हो, ठीक है। तो 1 1 के लिए आप देखो जरा, हम ना कोई भी एक आपका सेकंड एलिमेंट, कोई भी एक सेकंड एलिमेंट मीन्स y की कोई एक वैल्यू पिक करते हैं। लेट अस सपोज मैंने y की एक वैल्यू यहाँ से पिक कर ली, और इस y की वैल्यू के लिए मैं देखती हूँ कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो देखो आप यहाँ पे एक ही वैल्यू है जहाँ पे इस y की वैल्यू के लिए आ रहा है। अगर मैं आगे देखती हूँ तो यस दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट, यहाँ पे भी मुझे एक पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं इधर की तरफ देखती हूँ पीछे की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे सेम y की वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x रखी हुई हैं। आप एक और तरीके से भी इसको समझ सकते हो, जैसे कि मैं बात करती हूँ साइन 0 की वैल्यू। तो साइन 0 क्या होता है आपका, 0 होता है। साइन पाई भी क्या होता है, 0 होता है। साइन 2 पाई भी 0 होता है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जो 0 देती हैं, मीन्स 0,0 इज एन ऑर्डर्ड पेयर, पाई 0, 2 पाई 0। तो ये आपको कैसा लग रहा है, क्या 1 1 लग रहा है, नहीं लग रहा है, मैनी वन है ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बात गड़बड़ हो गई।
क्या गड़बड़ हो गई कि नहीं हो सकता 1 1 ये, तो इसका मतलब ये इन्वर्टेबल भी नहीं हो सकता। बट यार हम तो इन्वर्स ट्रिगो पढ़ रहे हैं, इन्वर्स ट्रिगो पढ़ रहे हैं, मतलब हमें कुछ ना कुछ तो उसको इन्वर्टेबल बनाने के लिए करना ही पड़ेगा। तो व्हाट वी डू, हम बोलेंगे कि भाई आप अपनी, क्योंकि आपकी जो डोमेन है वो पूरे डोमेन पे आप नहीं कर सकते हो, पूरा डोमेन अगर आप लोगे तो इन्वर्टेबल नहीं हो पाएगा। आपको अपने डोमेन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा। क्या रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि -π/2 से और π/2 के बीच में रिपीटेशन नहीं है। यहां से अगर हम बात करते हैं इस वाले स्पैन की, ओनली फॉर दिस स्पैन, इफ वी टॉक अबाउट ओनली दिस पोर्शन, ठीक है। मैं अभी इसको हटाती हूँ ऐसे, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। अब देखो, आप सिर्फ इतना ग्राफ पूरे इस वाले पोर्शन को आप भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने इस वाले पोर्शन पे आप फोकस करो। कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक। तो क्या कहीं पे भी आपकी किसी भी y की वैल्यू के लिए 2x मिल रहे हैं आपको? नहीं मिल रहे हैं। हर एक जगह पे क्या है, 1 1 ही है। -π/2 से अगर हम π/2 के लिए देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, -π/2 से π/2 के लिए, इस इंटरवल के लिए देख रहे हैं, तो हमारी यूनिक वैल्यूज है। सिमिलरली आप -π/2 से 3π/2, सॉरी π/2 से 3π/2 भी देख सकते हो, या फिर आप -π/2 से -3π/2 भी सकते हो। मतलब आप 180 यानी कि पाई का पूरा एक आगे आगे आप अगर स्लॉट्स आगे से चलो, बहुत सारे ऐसे इंटरवल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, 1 1 बना सकते हो। तो यहाँ पे लेकिन लेना हमको कोई एक ही है। तो व्हाट वी डू, हम सिर्फ और सिर्फ अपना यही वाला इंटरवल पिक करते हैं और इस वाले इंटरवल पे हम अगेन चेक करते हैं कि क्या हमारा sin x 1 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 1 1 on 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो yes, it will come 1 1 and on 2 for every value of theta or every value of x you will get a unique value of y। and if you talk about the range, तो आपको ये पता ही है sin x का जो डोमेन होता है वो कोई भी रियल नंबर, बट रेंज आपकी हमेशा क्या होती थी, -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच में हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई, हर एक रेंज के लिए कोई ना कोई प्रीइमेज होगी, मतलब ऑन टू भी होगा। तो यहाँ पे हमारा जो sin x है, अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया इसको -π/2 से π/2 के लिए, तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। द सिमिलर वे वी कैन रिस्ट्रिक्ट द डोमेन्स ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट। तो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, देखते हैं। तो देखो, आपने अभी देखा कि अगर हम साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स देखिए, इनवर्स हम इस तरह से लिखते हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये 1/sin नहीं है। कुछ कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हम ये 1/sin कर रहे हैं। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। ओके, ये ऐसा नहीं है। साइन इनवर्स एक्स हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे लेटर सपोज आपका sin x इज इक्वल टू y है, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, दिस इज लाइक दैट। ओके, मीन्स जो आपका sin x का डोमेन था वो यहाँ रेंज बन जाएगा, और जो वहाँ रेंज थी वो यहाँ डोमेन बन जाएगा। जब डोमेन एंड रेंज आपस में इंटरचेंज होता है तो फंक्शन इनवर्स फंक्शन बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनवर्स का मतलब 1/x नहीं होता है। तो इसकी अगर आप बात करते हो डोमेन और रेंज की, तो रेंज आपको पता है sin x में, अगर ये तो आपका नॉर्मल पूरा sin x था, रिस्ट्रिक्टेड किया हमने, तो रेंज जो इसकी रेंज थी वो यहाँ पे डोमेन बनने वाला है। और रेंज क्या बनेगी इसकी, यू ऑलरेडी नो कि हमने इसके जो sin x है उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड किया था, तभी हमारा ये इन्वर्टेबल हो पाया था। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज फॉर इनवर्स ऑफ sin x, और वी कैन से sin इनवर्स x। तो ये हो गया आपका sin इनवर्स x। सिमिलरली cos के लिए भी आप कर सकते हो। cos को हम क्या करते हैं, 0 से पाई करते हैं, और इसी तरह से बाकी सबके लिए भी करते हैं। तो मैं आपको लर्न करने का एक तरीका बता देती हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं, और मैं आपको एक बार सबके डोमेन्स एंड रेंज भी रिवाइज करा देती हूँ। तो जैसे साइन का ये हो गया, अगर cos इनवर्स x की बात करते हैं तो cos की भी वैल्यू आपको पता है -1 से 1 ही होती है, और इसका जो है वो क्या है 0 to पाई। तो साइन इनवर्स x cos इनवर्स x हो गया। सिमिलरली tan इनवर्स x की अगर हम बात करते हैं, tan इनवर्स x में हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, किसी भी रियल वैल्यू के लिए tan अपना वैल्यू देता है। और अगर हम इसके डोमेन की बात करते हैं तो इसका डोमेन भी बिल्कुल साइन इनवर्स के जैसा ही होता है, -π/2 से π/2, बट हम इंक्लूड नहीं करेंगे इनको। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे ये आपको पता है tan 90 की वैल्यू कितनी होती है,
नॉट डिफाइंड, तो इसलिए हम ओपन ब्रैकेट्स रखेंगे, क्लोज ब्रैकेट्स नहीं ले सकते tan इनवर्स x के लिए। और जो cot इनवर्स x है उसका बिल्कुल हमारा कैसा होगा, जैसे हमारा cos इनवर्स x का है, तो एक बार उसको भी देखते हैं। तो देखिएगा cot इनवर्स x की अगर हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो इसमें भी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है इसके डोमेन में, और रेंज में ओपन ब्रैकेट के साथ 0 to पाई होगा। क्यों? क्योंकि cot पाई कितना होता है हमारा नॉट डिफाइंड, और cot 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए 0 और पाई के लिए हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स रखे हैं, क्लोज नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कॉसेक एंड सेक की। कॉसेक में आपको पता है कि कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है। एंड जो ये तो इसका डोमेन हो गया, और अगर आप रेंज की बात करते हो तो इसकी रेंज जो है कॉसेक भी बिल्कुल इसी के जैसे चलता है, -π/2 से π/2, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको कि नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो कॉसेक नॉट डिफाइन कहाँ पे होता है? कॉसेक नॉट डिफाइन होता है जबकि आपका साइन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 कब होता है? 0 पे। तो यहाँ पे 0 डिग्री आपको हटाना पड़ेगा, इसमें से 0 डिग्री को यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉसेक। और बात करते हैं सेक की, तो सेक बिल्कुल किसके जैसा होता है? आपका कॉस के जैसा। तो इसमें भी -1 से 1 नहीं होता, ये दोनों एक जैसे हैं, ध्यान रखें। टैन और कॉट एक जैसे हैं, इनको आप एक साथ लर्न कर सकते हो, इन दोनों को एक साथ। तो इसमें भी आपका क्या होगा, 0 से पाई हो सकता है, बट इसमें भी आपको π/2 हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि π/2 पे क्या होता है, सेक नॉट डिफाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि π/2 पे कॉस कैसा होता है, 0 होता है। तो मैं थोड़ा सा, ये तो आपका डोमेन रेंज था, अब मैं आपको कुछ इजी ट्रिक सिखाती हूँ जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ लर्न कर पाओ और वैल्यूज को फाइंड कर पाओ। अच्छा, इनको हम बोलते क्या हैं? ये मतलब आपने जो लिए हैं -π/2 से π/2, ये 0 to पाई, ये सभी क्या चीजें हैं? दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज, PVB। तो उनको हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ठीक है। तो PBV, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो जब भी हम किसी का इनवर्स फाइंड करेंगे तो वी ऑलवेज फाइंड द इनवर्स ओनली इन बिटवीन द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज। तो ये चीजें आपको याद करनी है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, और इससे तो हम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो डोंट वरी, मैं आपको कुछ इजी सा समझाती हूँ। ये तो समझाने के लिए था, कॉन्सेप्ट के लिए था। अब लर्न कैसे करना है, कैसे हम निकालेंगे, उसकी ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक से हम करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के लिए किसी भी इनवर्स फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, आपको लर्न क्या करना है, आपको जैसे पता चल रहा है कि जो साइन है, साइन की वैल्यू सिर्फ आप -π/2 से π/2 ले सकते हो। तो ये आपका -π/2 है और ये आपका π/2 है। तो ये वाला जो ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और वी कैन से फर्स्ट एंड नेगेटिव ऑफ दिस, यहाँ पे आप इस जगह पे मतलब इस तरह से और इस तरह से देखते हैं। इस पूरे में आप क्या क्या ले सकते हो, साइन ले सकते हो। साइन इनवर्स की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप यहाँ देखोगे, और सेक कॉसेक इनवर्स की देखोगे, और टैन इनवर्स की देखोगे। तो इन तीनों की वैल्यूज को आप इन दोनों में देखने वाले हो, ठीक है ना। -π/2 से पाई माइनस, और ये वाला आपका देख रहे हो आप, टैन, कॉसेक एंड साइन। तो ये तीनों एक साथ चलते हैं, और 0 से लेकर π/2, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक। यहाँ पे इस वाले इन दोनों में कौन आने वाला आपका, कॉस, सेक और कॉट। तो बस आपको इतना ही याद करना है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने से ही हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हम बात करते हैं कि हम वैल्यूज़ निकालेंगे कैसे, ठीक है। ऑल दो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरी की पूरी आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी, फिर भी मैं एक दो आपको क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ कि हम वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल में आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2, तो आपको सोचना कैसे है, आपको सोचना है कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती थी, क्योंकि इनवर्स है ना, तो उल्टा सोचना है। 1/√2 किसकी, तो किसकी होती थी, π/4 की होती थी ना। अब इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/4, 45 डिग्री। अब आप सोच रहे हैं इसमें क्या था यार, ये तो बहुत ईजी था, ये तो हम कर सकते थे। बट जब आपकी वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी, या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि कहाँ पे लाई कर रही होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन कभी भी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता। अगर उसकी पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकालेंगे, और नेगेटिव वैल्यू है तो फोर्थ क्वाड्रेंट से निकालेंगे। ये आपको समझना है। अब लेट अस सपोज अगर यहीं पे आपकी जो साइन की वैल्यू ये नेगेटिव होती, साइन इनवर्स -1/√2,
कायदे से आप क्या सोचते हैं, -1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, 3π/4 की हो सकती है ना, साइन 3π/4 की हो सकती है, या फिर साइन 5π/4 की भी हो सकती है। यू नो ना कि इन दोनों वैल्यूज की जो -1/√2 है वो 3π/4 के लिए भी हो सकता है और 5π/4 के लिए भी हो सकता है, पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो 3π/2 है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड और थर्ड में तो हमारा साइन जा ही नहीं सकता। तो हमारा साइन कहाँ जा सकता है, या तो फर्स्ट में या फिर फोर्थ में, और फोर्थ में भी ऐसा नहीं कि वो 3 मतलब आप उसको 3π/2 के आगे ही प्लस करके लिख सकते हो, नहीं, आप उसे नेगेटिव डायरेक्शन से देखते हो। कैसे देखते हो, नेगेटिव डायरेक्शन से। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जैसे कि साइन की ये वाला वैल्यू है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, साइन इनवर्स -1/√2, तो आपको 1/√2 की वैल्यू सोचनी है π/4, और आपको पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे बस आगे, ठीक है ना, समझ गए ना। तो आपको इस तरह से सोचना है कि आपका साइन है तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, टेन है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स या फिर कॉसेक इनवर्स वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, एंड कॉस, सेक एंड कॉट ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक वैल्यू कॉस की भी करके देखते हैं, लेट अस सपोज आपको दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2, तो ये तो बहुत इजी है क्योंकि √3/2 किसकी होती है, π/6 की वैल्यू होती है। अब लेट अस सपोज दे रखा है कॉस इनवर्स -√3/2, आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे इसको, पाई माइनस π/6, 5π/6 क्यों कर दोगे, बिकॉज यू नो दैट कॉस पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू वॉट, माइनस कॉस π/6, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है विच इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से आपका था ये, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखो कि कॉस इनवर्स की वैल्यू 5π/6 हो सकती है, लेकिन साइन इनवर्स की वैल्यू 3π/4 या 5π/4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि साइन सेकेंड एंड थर्ड में नहीं जा सकता, बट कॉस फर्स्ट और सेकेंड में जा सकता है। तो हर एक की अपनी एक प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, उसके हिसाब से ही हमें इनवर्स फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, यही सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज ही पूरी कराने वाली हूँ, तो अच्छे से आप इस वीडियो को ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिएगा कि किस किस इनवर्स फंक्शन की कौन कौन सी ब्रांच वैल्यूज होती हैं, और फिर हम उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना है। ऑल दो बहुत सारे फॉर्मूलाज टाइप बना के दे रखे हैं RD1 में, लेकिन आपको उन फॉर्मूलाज के हिसाब से नहीं करना है, सोच के करेंगे। जितना ज़्यादा आप कम मेमोराइज करेंगे और ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम कैसे उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।